नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सार्वजनिक की शीश महल 2 की तस्वीरें। कहा, दिल्ली के बाद पंजाब में केजरीवाल ने बना लिया दूसरा महल। पश्चिम बंगाल में पीडीएस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के छापे। कोलकाता, बर्दवान और हावड़ा में कई चावल व्यापारियों के ठिकानों पर तलाशी। देश के उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता। सरकार ने कहा, विपक्ष के आरोप निराधार। वैश्विक स्तर पर फर्टिलाइजर्स की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद सस्ती दर पर हो रही है यूरिया की आपूर्ति। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशखबरी। 30 अप्रैल से श्रीनगर से जम्मू तवी तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग के पर्यटन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा। शांति बहाली के लिए चल रही मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री, लेकिन अमेरिका से नहीं होगी बात। अमेरिका ने कहा, ईरान के पास खुला अवसर। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज दिखेगा डबल हेडर का रोमांच। पंजाब किंग्स से होगा दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स की होगी सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ंत। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई सियासी हमले किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ तस्वीरें सार्वजनिक की और कहा कि ये शीश महल 2 है जिसमें कीमती चीजें लगी हुई हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों को धोखा दिया। आरोप लगाया कि दिल्ली से केजरीवाल पंजाब भाग गए और वहां जाकर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया और भगवंत मान के लिए केजरीवाल ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। ये उनके पूरे घर का लेआउट है जिसमें 5 बेडरूम है, 4 ड्राइंग रूम है, लॉबी है। जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। पंजाब बाद में भगवंत मान जी की मुश्किलें बढ़ गई। पूरे घर का लेआउट है क्योंकि भगवंत मान जी के घर के चारों तरफ में जो 4 सरकारी बड़े घर हैं, उसमें से एक पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर लिया, दूसरे पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कब्जा कर लिया, तीसरे पर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने वहां पर कब्जा कर लिया और एक पर मनीष सिसोदिया ने कब्जा कर लिया। तो वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। वहां पर उन्होंने दूसरा शीश महल बनाया। विलासी शौक की वजह से आपके आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। 2 कमरे के फ्लैट का वादा करने वाले को इतने आलीशान शीश महल की बनाने की क्यों जरूरत बार बार पड़ रही है? क्या इस बात का जवाब केजरीवाल जी देंगे? भाजपा पूछना चाहती है कि जिस तरह पहले शीश महल में शराब ठेकेदारों का पैसा लगा और उनको फायदा पहुंचाया गया, इस नए शीश महल में किन कंपनियों का पैसा लगा, ये पैसा कहां से आया और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या इसके अंदर में जनता को घुसने की इजाजत होगी, वहां पर उनको देखने की इजाजत होगी। वहीं ईडी ने आज कोलकाता समेत कई इलाकों में एक साथ छापे मारे। ईडी की ओर से कोलकाता, बर्दवान और हावड़ा में स्थित 9 ठिकानों पर यह छापेमारी इसलिए की गई ताकि राशन घोटाले में और तथ्य सामने आए।
ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि पीएमएलए के तहत छापेमारी की। आरोप है कि इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से पीडीएस के तहत गरीबों के लिए निर्धारित गेहूं को अवैध रूप से बाजार में बेचा। इसके लिए उन्होंने सप्लायर्स, लाइसेंस प्राप्त डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और बिचौलियों के साथ मिलकर कम कीमत पर गेहूं हासिल की, उसे सप्लाई चेन से डाइवर्ट कर अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा किया। करतूत छुपाने के लिए आरोपियों ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के चिन्ह वाली मूल बोरियों को हटाकर दोबारा गेहूं भरा। इसमें उसकी पहचान छिपा दी जाती है और बाद में इसे खुले बाजार में या फिर निर्यात के जरिए बेचा जाता था। इस पूरे घोटाले के जरिए आरोपियों ने अवैध कमाई अर्जित की। फिलहाल ईडी इस मामले में वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों की गहन जांच कर रही है। साथ ही नॉर्थ 24 परगना के हापरा में व्यवसायी पार्थ सारथी के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राजनीतिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका में एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में इससे जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। होसबोले ने कहा कि चुनाव के समय सभी दलों और उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि शांति बनाए रखें और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में हिस्सा लें। होसबोले ने आगे कहा कि जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा करेंगे, जनता उन्हें अपने तरीके से जवाब देगी। होसबोले ने यह भी कहा कि भारत के 99.9% मुसलमान भारतीय मूल के हिंदुओं के वंशज और समाज का हिस्सा हैं और विभिन्न कारणों से जो तनाव पैदा होते हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और कुछ क्षेत्रों में जनसांख्यिकी बदलाव आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं और इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। होसबोले ने कहा, आरएसएस पिछले 100 वर्षों से समाज को संगठित करने और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इससे पहले 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा की आरएसएस ने निंदा की थी और इसे सुनियोजित साजिश बताया था। साथ ही कहा था कि हिंसा पर राज्य का तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले, जैसा कि हमने आपको बताया कि अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही प्रकृति और मानव के संबंधों पर अपने विचारों को भी व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं। When you present nature as your slave and nature is there for fulfilling our needs and needs, then the exploitation starts. But if you teach that we are all having one source of energy and we are all part of it, my tradition, the Hindu tradition says that you have to respect every other creature and they are equal to us. The same source of energy that presents in me is present in you, that is present in all the flora and fauna. देश के नीति निर्माण की दशा दिशा प्रधानमंत्री की अगुवाई में बंगाली भद्रलोक के प्रतिनिधि तय करने वाले हैं। दरअसल नीति आयोग की टीम में बंगाल के 2 दिग्गज हस्तियों को शामिल किया गया। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अशोक लहरी और उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही बंगाल के 2 और होनहार भारत में नीति निर्माण के शीर्ष पर पहुंच गए। इससे बंगाल की ज्ञान और राष्ट्र निर्माण में बंगाल के योगदान की विरासत ने एक और मील का पत्थर छू लिया है। 4 दशकों से अधिक के अनुभव वाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर लहरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले डॉक्टर लहरी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार से वित्त आयोग के सदस्य तक और एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र के रूप में अपनी कोलकाता की पृष्ठभूमि पर गर्व करने वाले हैं। और वहीं नीति आयोग का सदस्य बनाए गए वैज्ञानिक डॉक्टर गोवर्धन दास जाने माने मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं। अपने 3 दशक के वैज्ञानिक करियर में उन्होंने प्रतिरक्षा विज्ञान, संक्रामक रोगों और कोशिका जीव विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। डॉक्टर दास को तपेदिक के रोगजनन पर शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल, दक्षिण अफ्रीका की
क्वाज़ालू नटाल यूनिवर्सिटी और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी जगहों पर काम करने के बाद उन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए घर लौटने का फैसला किया है। देश में फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता पूरी तरह मजबूत, स्थिर और नियंत्रण में है। उर्वरक विभाग ने इस बात को दोहराया कि भारत की उर्वरक सुरक्षा मजबूत, स्थिर और सुव्यवस्थित बनी हुई है और सभी प्रमुख फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता निरंतर आवश्यकता से ज्यादा है। उर्वरकों की कमी के हाल के दावे जो हैं वो लगातार निराधार साबित कर रही है सरकार। हाल ही में समाप्त हुए रबी 2025-26 सीजन और वर्तमान अवधि के आंकड़े देश भर में पर्याप्त और सुरक्षित आपूर्ति की स्थिति को दर्शाते हैं। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता जरूरत से ज्यादा रही। यूरिया की उपलब्धता 257.59 LMT थी, जबकि आवश्यकता 196.06 LMT थी। वहीं डीएपी की उपलब्धता 75.40 LMT रही और इसकी आवश्यकता 53.43 LMT थी। इसी तरह एमओपी की उपलब्धता 19.64% रही, जबकि आवश्यकता थी 15.69 LMT। एनपीके की उपलब्धता 117.44 LMT रही और इसकी आवश्यकता थी 82.38%। वहीं एसएसपी की उपलब्धता 50 LMT रही, जबकि इसकी आवश्यकता 31.19 LMT थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी पोषक तत्वों की श्रेणियों में आपूर्ति मांग अधिक थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में भी आपूर्ति की मजबूत स्थिति बनी हुई है। अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 की अवधि के लिए उपलब्धता की आवश्यकता ज्यादा है। यूरिया की उपलब्धता की अगर बात की जाए तो ये 59.33 LMT रही, जबकि इसकी आवश्यकता 18.17 LMT थी। इसके साथ डीएपी की उपलब्धता भी 22.78 LMT है, जबकि इसकी आवश्यकता 5.90 LMT रही। एमओपी की उपलब्धता 8.32 LMT, जबकि आवश्यकता 1.73 LMT। एनपीके की उपलब्धता 52.75 LMT रही, जबकि इसकी आवश्यकता 7.46% है। इसके साथ ही एसएसपी की उपलब्धता 25.60 LMT, जबकि आवश्यकता 3.30 LMT है। ये आगामी खरीफ सीजन के लिए मजबूत शुरुआती जो स्थिति है उसका स्पष्ट संकेत देता है। वहीं तैयारियों को और मजबूत करते हुए खरीफ 2026 के लिए जो फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है वो 390.54 LMT आंकी गई, जिससे लगभग 180 LMT पहले से ही प्रारंभिक स्टॉक के रूप में उपलब्ध है। ये सरकार द्वारा बेहतर योजना, अग्रिम स्टॉक भंडारण और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को दर्शाता है। राज्यों को फर्टिलाइजर्स की हेराफेरी, जमाखोरी, कालाबाजारी और दहशत फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई, ताकि फर्टिलाइजर्स का किसानों तक समय और समान रूप से पहुंचना सुनिश्चित हो पाए। वहीं सरकार ने वैश्विक मोर्चों पर भी सक्रिय कदम उठाए हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास आयात में विविधता लाने के सरकारी प्रयासों में योगदान देते हुए आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों में सुविधा प्रदान करने में सभी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, याद रखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की लड़की की अनचाही प्रेगनेंसी मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 7 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट लड़की को एबॉर्शन की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले पर अहम टिप्पणी की, जो महिला अधिकारों को लेकर समाज को नई दिशा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर कोई महिला अनचाही प्रेगनेंसी को जारी नहीं रखना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जन्म के बाद नवजात बच्चे को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद देने के विकल्प के आधार पर महिला से उसका ये अधिकार छीना नहीं जा सकता। लेकिन निर्णय से पहले सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मां और नवजात के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए मांग का विरोध किया। मेहता ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 7 महीने के एडवांस्ड स्टेज पर एबॉर्शन से मां की जान को खतरा हो सकता है। एसजी ने कहा कि बच्चे को सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए किसी को गोद दिया जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एसजी ने आर्थिक मदद का भी प्रस्ताव रखा,
लेकिन जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि अगर कोई गर्भवती महिला को मजबूर किया जाए तो भविष्य में लोग कोर्ट आने से बचेंगे और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दी। कोर्ट ने एम्स नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वे जरूरी मेडिकल सेफगार्ड अपनाकर जल्द से जल्द एबॉर्शन करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से जुड़े खतरों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि एंथ्रोपिक के मिथोस AI मॉडल से संभावित जोखिमों पर भारत नजर बनाए हुए है। ये मॉडल अपनी उन्नत क्षमताओं की वजह से दुनिया भर में चर्चा में है। वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस मामले में अन्य देशों की सरकारों और संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इसके जोखिमों को समझा जा सके और बैंकिंग सिस्टम पर इसके असर का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक मजबूत स्थिति में है, लेकिन तेजी से बदल रही AI तकनीक की वजह से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सीतारमण ने संकेत दिया कि मौजूदा नियम और सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करना पड़ सकता है ताकि नई और जटिल तकनीकी चुनौतियों का सामना किया जा सके। और अब जानते हैं कि जो मिथोस AI है, ये क्लॉड माइथैस अमेरिकी AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा स्थापित किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ये कंपनी का अब तक का सबसे शक्तिशाली और उन्नत मॉडल है, जिसे खास तौर पर कोडिंग और साइबर सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इस AI मॉडल की एक झलक पेश की गई, लेकिन इसे अभी आम लोगों के लिए जारी नहीं किया गया है। ये मॉडल सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में गंभीर सुरक्षा कमजोरियों को खुद से पहचान सकता है। इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में खामियों को इंसान से ज्यादा तेजी से ढूंढने में बहुत सक्षम है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों का। अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा युद्ध विराम के बीच बातचीत की कोशिश एक बार फिर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, वो जिसमें स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अराक्ची के अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की उम्मीद नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करना है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत नाकाम रही। अमेरिका की ओर से इस बातचीत का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। पत्रकारों और मीडिया संगठनों के विरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शामिल होंगे, जो उनके राष्ट्रपति रहते हुए पहली बार होगा। पहले इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर चुके ट्रंप की मौजूदगी में इसको लेकर वॉशिंगटन में उत्सुकता और विवाद दोनों है। ट्रंप का मीडिया से टकराव और फेक न्यूज पर हमले लगातार चर्चा में रहे, लेकिन वो पत्रकारों को काफी एक्सेस भी देते हैं। इस डिनर में उनके भाषण पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इजराइल और लेबनान के बीच अभी कुछ दिनों पहले युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। हिजबुल्लाह ने अब इस युद्ध विराम को बेमतलब बताया। उनका कहना है कि यूएस द्वारा मध्यस्थता में स्थापित युद्ध विराम बेकार है, क्योंकि इजराइल के दक्षिण लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं। वहीं इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनानी शहरों याटर और काफरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिकों और नागरिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इजराइल के लेबनान पर हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने इन हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इसे युद्ध अपराध करार दिया। दक्षिणी लेबनान में घायल इंडोनेशिया यूएन शांति सैनिक कॉर्पोरल रिको प्रमुडिया की बेरूत के अस्पताल में मौत हुई है। इसके बाद यूएन ने इन हमलों को लेकर निंदा की। रिको मार्च में हुए इजराइल के हमलों में घायल हुए थे। इन हमलों में एक सैनिक मारा गया था। प्रारंभिक जांच के अनुसार इजरायली टैंक की गोलाबारी से यूएन पोस्ट पर हमला हुआ था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने शुक्रवार को एक बैठक के दौरान अपनी साझा सीमा पर अपराध को रोकने के लिए खुफिया साझेदारी पर सहमति जताई। दोनों देशों ने व्यापार में वृद्धि और पश्चिमी वेनेजुएला में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। पेट्रो का मादुरो के हटाए जाने के बाद वेनेजुएला का यह पहला दौरा है। पश्चिमी वेनेजुएला में बार बार होने वाली बिजली कटौती को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हुई। ट्रंप
ने रॉड्रिगेज से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलने और पेट्रो से ड्रग तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा, खासकर दोनों 2200 किलोमीटर लंबी साझा सीमा से जुड़े हुए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पर झुमके पहने अपनी एक तस्वीर साझा की। इस झुमका मोमेंट ने भारत में लोगों के ध्यान को काफी आकर्षित किया। इटली की पीएम की इस फोटो को भारतीय लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बात आईपीएल की, जहां आज 2 मुहिम मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में अजय चल रही पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से है। दिल्ली कैपिटल्स के सामने अपने घरेलू मैदान पर लय पकड़ने का सुनहरा मौका है। दिल्ली की टीम चौथी जीत की तलाश में उतरेगी, तो वहीं पंजाब की टीम अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पंजाब किंग्स 6 मुकाबलों में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज है। उनका एकमात्र अंक तब गया जब कोलकाता में मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। वहीं दिल्ली 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंकों पर अंक तालिका के 6ठे स्थान पर है। दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मुकाबले से पहले हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर आई। वहीं टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों टीमों को हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी किसी तरह जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 में से 4 मुकाबले जीते, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 7 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा जमा रखा है। सनराइजर्स की टीम चौथे स्थान पर है, लेकिन पिछले 3 मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर रही है। ISSF जूनियर विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शांभवी क्षीरसागर और दिव्यांशु देवांगन ने 100 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय निशानेबाजों ने 499.9 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में यह भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने क्वालिफिकेशन दौर में कुल 632.0 अंक के शीर्ष स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत के जूनियर विश्व कप में अब कुल 12 पदक हो गए। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 3 कांस्य पदक से सबसे आगे है। अभी प्रतियोगिता के 2 दिन बाकी हैं और 6 स्वर्ण पदक के नतीजे आने बाकी हैं। स्पेन के सुपरस्टार कार्लोस अल्काराज कलाई की चोट से पूरी तरह उबरने में नाकाम रहने के बाद 2026 फ्रेंच ओपन से हट गए। स्पेनिश खिलाड़ी ने रोलॉन्ग गैरो में अपने खिताब की रक्षा करने के लिए अपनी फिटनेस का आकलन करने हेतु कई मेडिकल टेस्ट करवाए। इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का कठिन फैसला किया। पिछले साल उन्होंने इटली के यानिक सिनर को 5 घंटे 29 मिनट तक चले एक बेहद रोमांचक फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया। अल्काराज को बार्सिलोना ओपन के दौरान चोट लगी थी। फ्रेंच ओपन के अलावा अल्काराज ने इटालियन ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया। ये टूर्नामेंट 6 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाला था। इस फैसले का मतलब है कि वो इस साल के पूरे क्ले कोर्ट सीजन के प्रमुख टूर्नामेंट्स में गायब रहेंगे। फ्रेंच ओपन का आयोजन 24 मई से 7 जून तक होगा। थॉमस कप फाइनल में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारत ने ग्रुप ए के अपने पहले मैच में कनाडा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। भारत की तरफ से लक्ष्य सेन को दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी विक्टर लाई से 18-21, 21-19, 21-10 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जॉनथन बिंग, तसान लई और केविन ली को 21-10, 21-11 से हराकर मुकाबले को 1-1 से बराबर पर कर दिया। हाल ही में हुई एशिया चैंपियनशिप के उपविजेता 20 वर्षीय आयुष ने दुनिया के 33वें नंबर के खिलाड़ी ब्रायन यांग को 39वें मिनट में 21-13, 21-17 से हराकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरी युगल जोड़ी हरिहरन और MR अर्जुन ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज कर भारत की जीत सुनिश्चित की। किदाम्बी श्रीकांत ने 5वें और औपचारिकता मात्र रह गए मैच में दुनिया के 77वें नंबर के खिलाड़ी जोशुआ गुआन को 21-17, 21-12 से मात दी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका और महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज के पहले 3 मुकाबलों को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना चुकी है।
कई स्टार खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को पीछे छोड़ सीरीज में वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। इस साल जून में इंग्लैंड में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए भारतीय टीम अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेगी। टीम के बल्लेबाज एकजुट प्रदर्शन करने में विफल रहे, जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन असरहीन रहा है। श्रीनगर से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब जम्मू तवी तक चलेगी। 30 अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस को जम्मू तवी तक चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर का अनुभव मिल पाए। अब तक ये ट्रेन श्रीनगर और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच संचालित हो रही थी। इस अत्याधुनिक ट्रेन में आरामदायक सीटें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले जहां वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोच के साथ चल रही थी, वहीं अब इसे 20 कोच के साथ संचालित किया जाएगा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।